नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वही लिंकेज यानी सहलगनता के बारे में ही डिटेल के अंदर। ठीक है, तो सहलगनता क्या होती है ये एक बार वापस से देखते हुए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। सहलगनता का मतलब होता है आपके पास में कि जीन का भौतिक रूप से गुणसूत्र पर जुड़े रहना क्या कहलाता है? सहलगनता कहलाता है। किसका? आपके पास में यहां पे आपके पास में कौन है? जीन का। किसका? जीन का भौतिक रूप से गुणसूत्र पर, किस पे बेटा? गुणसूत्रों पर जुड़े रहना। क्या रहना? जुड़े रहना। क्या कहलाता है? सहलगनता कहलाता है। मतलब जीन जो है वो गुणसूत्र पर चिपके हुए, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन लोग? सहलगनता का नाम देते हैं। अब सहलगनता दो प्रकार की होती है। परिभाषा सहलगनता क्या होती है वो सब मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका था। अब मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि सहलगनता दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है सहलगनता? सहलगनता दो टाइप से रहेगी। एक रहेगी आपके पास में पूर्ण सहलगनता। क्या रहेगी? पूर्ण सहलगनता। एक आपके पास में क्या रहेगी? अपूर्ण सहलगनता। क्या रहेगी? अपूर्ण सहलगनता। दो रहेगी बेटा, एक रहेगी पूर्ण सहलगनता, एक रहेगी अपूर्ण सहलगनता। पूर्ण सहलगनता के अंतर्गत क्या आता है वो आप जानकारी दीजिए कि जब गुणसूत्र पर उपस्थित जीन इतने अधिक पास में स्थित हो। ठीक है, याद रखना कि लिख क्या रहे हैं अपन लोग? जब गुणसूत्र पर उपस्थित जीन इतने अधिक पास में हो। ठीक है, जब गुणसूत्र पर उपस्थित जीन इतने अधिक पास में हो कि जिससे इनकी वंशागति जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होती जाए। जिससे क्या हो? जिससे इनकी वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी, कैसे? पीढ़ी दर पीढ़ी बिना नए संयोग के होती जाए। अर्थात कोई नया लक्षण नहीं प्रकट हो, जो जनक पीढ़ी के अंदर है वही क्या रहे? संतति पीढ़ी के अंदर रहे। इसका कहने का तात्पर्य यहां पे ये हो गया बच्चों कि अगर हमारे पास में ये एक गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र के ऊपर हमारे पास में क्या है? जीन चिपके हुए हैं। क्या चिपके हुए हैं? जीन चिपके हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में क्या चिपके हुए हैं? जीन चिपके हुए हैं और ये जीन बहुत पास में है, तो इनमें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता। अर्थात क्या हो गया यहाँ पे? इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया है आपके पास में कि ये जो गुणसूत्र आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है आपके पास में? जीन है जो बहुत क्या है आपके पास में? पास में स्थित है। किस में स्थित है? पास के अंदर स्थित है, इस तरीके से। ठीक है, ये जीन एकदम पास में स्थित है। तो जब अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, तो जब अलग होते हैं तो उस समय पे जीन जो है वो इसी गुणसूत्र के साथ चिपके रहते हैं, किसी अन्य गुणसूत्र के ऊपर नहीं अतिव्यापित नहीं करते हैं। जीन अपना विनिमय नहीं करते हैं, एक्सचेंज नहीं करते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं? पूर्ण सहलगनता है इसके अंदर। अर्थात यहाँ पे पुनर्योगज होकर के नया लक्षण आना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है ना, ये चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे अपूर्ण सहलगनता के अंदर क्या होता है? जब गुणसूत्र पर उपस्थित जीन क्या हो? दूर हो। क्या हो आपके पास में? जब गुणसूत्र पर उपस्थित जीन जो है वो क्या होता है बेटा आपके पास में? दूर हो। और क्या होता है आपके पास में? जीन विनिमय संभव होता है इसके अंदर। ठीक है, जब गुणसूत्र पर उपस्थित जीन दूर हो। क्या हो? जब गुणसूत्र पर उपस्थित जीन दूर हो और जिससे जीन विनिमय, क्या बेटा? से जीन विनिमय संभव हो। ठीक है, क्या हो? जीन विनिमय क्या हो? संभव हो। अर्थात नए लक्षण आने की संभावना इसमें रहती है। ठीक है, मतलब ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की पालना करता है और ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की पालना नहीं करता है। ठीक है, अभी देखिएगा आप लोग यहाँ पे
कि कैसे अपूर्ण संलग्नता कैसे बता रहा हूं मैं। अपूर्ण संलग्नता के अंदर ये हो गया बच्चे कि मान लीजिए ये आपके पास में एक समजात गुणसूत्र है। क्या है आपके पास में? समजात गुणसूत्र है। और मान लीजिए ये एक और समजात गुणसूत्र आ गया इस तरीके से, ठीक है। ये एक समजात गुणसूत्र है, ये एक समजात गुणसूत्र है, दोनों एक दूसरे के समजात गुणसूत्र नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या घटना होगी आपके पास में? यहां पे जो घटना होगी वो देखिएगा आप लोग यहां पे कि ये वाला इसके ऊपर अति व्यापित होगा, मतलब जीन का एक्सचेंज होगा अर्धसूत्रीय विभाजन के समय पे। तो किस प्रकार हो गया? ये अपने पास में गुणसूत्र आ गया, ठीक है, और ये आपके पास में आ गया यहां पे ये गुणसूत्र जो इसके ऊपर क्या कर रहा है? अति व्यापित कर रहा है, इस प्रकार से। समझ गए? अब जब नई चीज बनेगी अपने पास में तो किस प्रकार बनेगी वो भी देख लीजिए। ये अपने पास में पीले वाला था गुणसूत्र और इधर अपने पास में क्या था? व्हाइट वाला है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया? व्हाइट वाला आ गया। समझ गए? अब व्हाइट वाले में पीले वाले कुछ लक्षण आ गए और पीले वाले में व्हाइट वाले कुछ लक्षण आ गए। ये लक्षण आ गए, इधर व्हाइट वाले के लक्षण आ गए ना इधर की तरफ, या नहीं आए हैं? है ना। और इधर अपने पास में क्या आ गया है कि पीले वाले के कुछ लक्षण आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या हुआ? जीन का विनिमय हुआ। ये कब संभव है? जब दोनों के जीन एक दूसरे से आदान प्रदान कर ले, मतलब इसका जीन जो है वो इधर की तरफ और इसका जीन जो है वो इधर की तरफ आ रहा है। तो ये जब संभव है जब दोनों क्या हो? आपस में आदान प्रदान कर ले। अंडरस्टैंड? ये बात आप थोड़ी सी यहां पे दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो गया? जीन का विनिमय होगा। ये होती है अपूर्ण संलग्नता, जिसमें जीन क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, और इसमें क्या होता है? जीन का विनिमय होता है। अभी जीन का विनिमय भी बता रहा हूं आप लोगों को क्या चीज होती है, ठीक है ना। अब आपका अपना अगला टॉपिक यही है बेटा, क्या है? जीन विनिमय। क्या है बेटा आपके पास में? जीन विनिमय। ये टॉपिक अपने पास में आ रहा है जीन विनिमय का। जीन विनिमय में क्या चीज आ रही है वो देखिएगा आप लोग यहां पे। जीन विनिमय का मतलब आपके पास में होता है जो गुणसूत्र होते हैं ना, यानी कि जो गुणसूत्र है आपके पास में, उनके नॉन क्रोमेटिड्स खंडों के बीच में जीन का आदान प्रदान। कैसे? समझ में नहीं आई बात सर? अगर मेरे पास में ये एक गुणसूत्र है, ठीक है, और ये एक दूसरा गुणसूत्र है, ठीक है, ये दूसरा गुणसूत्र है, ठीक है ना। ये एक गुणसूत्र है, ये एक दूसरा गुणसूत्र है। अभी जो गुणसूत्र की भुजाएं होती है, क्या होती है? भुजाएं, यानी ये वाली और ये वाली, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स। भाई ये एक समजात गुणसूत्र है, ये एक समजात गुणसूत्र है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के समजात नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यहां पे और यहां पे ये दोनों एक दूसरे के समजात नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के असमजात है। तो असमजात क्रोमेटिड्स के मध्य, ठीक है, जीनों का आदान प्रदान। तो परिभाषा क्या बन जाएगी इसकी आपके पास में? परिभाषा बन जाएगी असमजात जीनों के मध्य, असमजात जीनों के मध्य, असमजात जीनों नहीं, सॉरी, क्रोमेटिड्स के मध्य, ठीक है। किसके मध्य? असमजात क्रोमेटिड्स के मध्य जीनों का आदान प्रदान, जीनों का आदान प्रदान जीन विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन विनिमय कहलाता है। ये आपके पास में क्या आ गई? जीन विनिमय की परिभाषा आ गई। असमजात गुणसूत्रों के मध्य, असमजात क्रोमेटिड्स के मध्य जीन विनिमय होता है, ठीक है ना। किसके? असमजात क्रोमेटिड के मध्य जीनों का आदान प्रदान जीन विनिमय कहलाता है। यह सामान्यतः अपने पास में कब होता है? कोशिका विभाजन की पेकाइटीन अवस्था के अंदर होता है। किसमें होता है? पेकाइटीन अवस्था के अंदर। ये तो अपन लोग बात कर लेंगे, लेकिन जीन विनिमय जो है आपके पास में, जैसे अपन बात करें कि जीन का विनिमय कैसे शो हो सकता है किसी गुणसूत्र के अंदर, जब एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनती है, कैसे बनती है भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो उसको बोलते हैं कियाज्मा। तो कियाज्मा जहां जहां बनेगा वहां वहां जीन विनिमय होगा। गुणसूत्र की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा जीन विनिमय होगा। वैसे अगर मैं जनरली बात करूं तो जीन विनिमय जो है आपके पास में, जीन विनिमय के कितने टाइप है? 3 टाइप है, 1, 2 और 3। एक होता है एकल जीन विनिमय। क्या होता है? एकल जीन विनिमय। एक होता है आपके पास में दोहरा जीन विनिमय।
क्या होता है? दोहरा जीन विनिमय। और एक होता है आपके पास में बहु जीन विनिमय। क्या हो जाता है? बहु जीन विनिमय। तो ये आपके पास में तीन आते हैं, एकल जीन विनिमय, दोहरा जीन विनिमय और बहु जीन विनिमय। ये चीज आपके पास में आती है। तो यानी कि जीन विनिमय होगा कब, ये भी कंसेप्ट याद रखना। जीन विनिमय कब होता है? युग्मक के निर्माण के समय पे होता है। कब होता है? युग्मक के निर्माण के समय पे। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय जिसको अपन कहते हैं, जीन विनिमय युग्मक निर्माण के समय। कब हो रहा है जीन विनिमय? युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था की पेकाइटीन। कौन सी? पेकाइटीन। पेकाइटीन जो होती है ना, आपने अगर सुना हो, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज की पांच प्रावस्थाएं होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पेकाइटीन और डायकाइनेसिस। ठीक है, तो ये आपके पास मारा। तो पेकाइटीन अवस्था के अंदर, किसके अंदर होगा? पेकाइटीन अवस्था में होता है, ये याद रखना। क्या होता है? पेकाइटीन अवस्था के अंदर होता है। समझ गए? जिस बिंदु पर जीन का विनिमय होगा वहां पे एक्स के समान संरचना बनेगी, जिसको कियाज्मा कहते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा, वर्बली बोला है मैंने आपके पास में। अभी अगर मैं बात करता हूं, पहले इधर लिखते हैं अपन लोग क्या, एकल जीन विनिमय। क्या लिखा मैंने? एकल जीन विनिमय। तो एकल जीन विनिमय की सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं, कैसे होगा संभव। पहले गुणसूत्र के माध्यम से, मतलब जो क्रॉसिंग ओवर होगा यानी जीन का विनिमय होगा केवल एक बिंदु पर ही होगा। जब जीन का विनिमय केवल एक बिंदु पर हो तो उसको क्या कहते हैं? एकल जीन विनिमय। मान लीजिए ये एक समजात गुणसूत्र है, ये एक समजात गुणसूत्र है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के समजात नहीं है। तो यहां पे आपके पास में क्या चीज हो जाएगी कि जब अपन आगे की तरफ बढ़े तो इनकी अब क्या होगा? अतिव्यापन होगा, मतलब ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही है मतलब जीन का विनिमय होगा। ये व्हाइट वाला आ गया और ये ब्लू वाला आ गया, ये इनकी क्या हो गया आपके पास में? अतिव्यापन हो गया। क्या हो गया? अतिव्यापन हो गया। अतिव्यापन के दौरान, अतिव्यापन हुआ, अतिव्यापन के दौरान जो नया जो गुणसूत्र बना वो किस प्रकार बना? ये मेरे पास में इधर आ गया व्हाइट वाला और इधर आ गया मेरे पास में कौन सा? ब्लू वाला। ठीक है, अब इसका कुछ अंश जो है व्हाइट वाले का कहां ट्रांसफर हो गया? ब्लू वाले पे, कुछ इस तरीके से। और ब्लू वाले का कुछ अंश कहां ट्रांसफर हो गया? व्हाइट वाले पे। ये हो गया पुनर्योगज। ये क्या हो गया? पुनर्योगज हो गया। समझ गए? पुनर्योजन, सॉरी पुनर्योगज नहीं, पुनर्योजन। ठीक है, पुनर्योजन मतलब नया गुणसूत्र बन गया, मतलब इसका जीन इधर ट्रांसफर हो गया, इसका जीन का इधर आदान प्रदान हो गया। जीन बनने में ये होता है ना कि दो असमजात क्रोमेटिड के मध्य जीन का स्थानांतरण। और देखो एक ही बिंदु पर, मतलब इस जगह पे ही केवल आपके पास में जीन का स्थानांतरण हुआ है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? एकल जीन विनिमय का नाम देते हैं। समझे? अब अगर मैं इसके अंदर ही बात करता हूं आपके पास में दोहरा जीन विनिमय। कैसा? दोहरा जीन विनिमय। दोहरा जीन विनिमय के लिए मैं चर्चा करूं अगर आपके पास में, तो कैसे बैठ सकता है मामला मेरे पास में? दोहरा जीन विनिमय में मतलब दो जगह पे क्या होगा आपके पास में? अतिव्यापन होगा, मतलब जीन का एक्सचेंज होगा। सपोज दैट ये एक समजात गुणसूत्र है मेरे पास में, इसी प्रकार से यहां पे अगर एक लाइट कलर में ले लें तो ये मेरे पास में एक समजात गुणसूत्र ये आ गया, और एक और समजात गुणसूत्र की आवश्यकता है तो अपन एक व्हाइट कलर का और ले लेते हैं, ये एक समजात गुणसूत्र आ गया। तो अब ये पिंक वाला और व्हाइट वाला दोनों जीन विनिमय होगा, दोनों का कहां पे? येलो वाले के ऊपर। समझ रहे हो? तो येलो वाले में पिंक वाले के और रेड वाले के दोनों के, पिंक वाले के और व्हाइट वाले के दोनों के कैरेक्टर आएंगे। मतलब गुणसूत्र की अगर लंबाई बड़ी है तो उसके अंदर क्या हो सकता है? दोहरा जीन विनिमय संभव है। ठीक है, एक तो तरीका मैं ये बता रहा हूं, एक तरीका और होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर।
जिससे आपको आइडिया लगेगा। अगर मेरे पास में ये गुणसूत्र आ गया इस प्रकार से, तो ये येलो वाला इसके ऊपर क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, और व्हाइट वाला इसके ऊपर और ओवरलैप कर जाएगा, ऐसे, समझ गए। तो यहां पे दो जगह पे जीन का एक्सचेंज हुआ, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे, दो जगह पे जीन का एक्सचेंज हुआ। तो येलो वाले और पिंक वाले और इनमें सब में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देखिए आप लोग। यहां पे ये मेरे पास में एक गुणसूत्र बना दिया मैंने, ये, फिर मैंने ये गुणसूत्र बना दिया आपके पास में ये वाला, और फिर मैंने बना दिया आपके पास में ये वाला गुणसूत्र, ठीक है। अब किसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर गए हैं उसको अपन को जरूर दिखना होगा अपने पास में। तो पिंक वाले के कैरेक्टर इसके अंदर आए होंगे ना, इस जगह पे, यहां पे आए पिंक वाले कैरेक्टर, इधर और इधर आए ना, बराबर है। और सिमिलरली व्हाइट वाले के कैरेक्टर भी इसके अंदर ट्रांसफर हुए। तो ये क्या हुआ, इधर का जीन इधर ट्रांसफर हुआ, इधर का जीन इधर ट्रांसफर हुआ। उसी प्रकार से यहां पे आपके पास में जो येलो वाला है इसके जीन यहां पे भी ट्रांसफर हुए हैं इस जगह पे, और इधर भी ट्रांसफर हुए हैं, लाइक दिस। तो ये क्या हुआ, दोहरा जीन विनिमय हुआ। मतलब तात्पर्य क्या हो गया यहां पे आपके पास में कि जो क्रोमेटिड्स है उनके बीच में जीन का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, समझ रहे हैं। अब अगर इसको एक लाइन डायग्राम के द्वारा भी समझा जाए तो वो भी संभव है। तो लाइन डायग्राम कैसा हो सकता है वो देखिए जरा। अभी मैं बात कर रहा हूं आपके पास में, यहां पे आया एकल, अब इसमें मैं बहु जीन विनिमय भी बताऊंगा, जीन विनिमय। मान लीजिए एकल जीन विनिमय जो आपके पास में आ रहा है, इसके अंदर एक समजात गुणसूत्र है वो ये रहा, और एक समजात गुणसूत्र है जो ये रहा, ठीक है। अब दोनों का होगा क्रॉसिंग ओवर, मतलब कि जीन विनिमय, तो बननी चाहिए एक्स के समान संरचना। तो ये हो गया मेरे पास, मान लीजिए ग्रीन वाले जो दोनों जोड़ दिए मैंने, दोनों गुणसूत्र आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, अभी अपन ने पढ़ा ना, ऐसा ऐसा नहीं पढ़ा, दोनों जुड़े हुए होते हैं, है ना, वही तो चीज लिखी है। अब ये पिंक वाला है जो इसके ऊपर अतिव्यापित हो गया, मतलब ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। देखिए आपको एक्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर ही कियाज्मा होती है। और इसी बिंदु पर जब एक बिंदु पर जीन का, जब एक बिंदु पर, मतलब जब एक बिंदु पर जीन का विनिमय हो तो उसको बोलते हैं क्या, एकल जीन विनिमय, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है आपके पास में, एकल जीन विनिमय हो रहा है। क्या हो रहा है, एकल जीन विनिमय। ये एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसको क्या बोलेंगे, कियाज्मा। क्या बोलेंगे, कियाज्मा, ठीक है। ये किसमें देखने को मिलता है, सेल डिवीजन की पिकाइटिन अवस्था के अंदर। इसी प्रकार से आपके पास में दूसरा, आपके पास में कौन सा होता है, दूसरा आपके पास में होता है दोहरा जीन विनिमय। क्या होता है, दोहरा जीन विनिमय, ठीक है। दोहरा जीन विनिमय के अंदर आपके पास में क्या चीज रहती है, ये एक समजात गुणसूत्र आ गया, ठीक है, और ये एक समजात गुणसूत्र आ गया। लेकिन दोहरा जीन विनिमय कब पॉसिबल है, जब गुणसूत्र की लंबाई क्या हो, ज्यादा हो, गुणसूत्र की लंबाई ज्यादा हो तब पॉसिबल है। तो गुणसूत्र की लंबाई ज्यादा हो गई यहां पे, तो कैसे संभव हो सकता है, ये मेरे पास में ग्रीन वाला है, ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास में, ग्रीन वाला आ गया, ठीक है। अब समझना, ये मेरे पास में है पिंक वाला जो इसके ऊपर अतिव्यापित कर गया, बराबर होगी बात। एकल जीन विनिमय होगा, एकल जीन विनिमय तो हो गया ना, क्योंकि एक बिंदु पे हो रहा है। अब इसको दोहरा जीन विनिमय कैसे बनाया जा सकता है, इसको दोहरा जीन विनिमय बनाया जा सकता है कि ये ऐसे निकल रहा है आगे, ठीक है, और ग्रीन वाला इसके ऊपर ओवरलैप कर गया, ये ऐसे। अब देखिए 2x दिख रहे हैं आपको, ऐसा कब संभव हुआ, जब गुणसूत्र की लंबाई बड़ी थी। एक ही गुणसूत्र के अंदर दो जीन विनिमय, तीन जगह पे जीन विनिमय हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक ही गुणसूत्र पे एक जगह पे जीन विनिमय हो, ऐसा संभव नहीं है। तो यहां पे आपके पास में ये बिंदु आ गया और एक ये बिंदु आ गया, दो बिंदु आ गए, दो जगह पे क्या हो रहा है आपके पास में, कियाज्मा बन रहा है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो कैसा जीन विनिमय हो गया, ये दोहरा जीन विनिमय, ठीक है। कैसा हो गया, दोहरा जीन विनिमय हो गया ये आपके पास में। अब अगर बहु जीन विनिमय करना हो तो गुणसूत्र की लंबाई और बड़ी हो और जीन बहुत ज्यादा दूर दूर हो, तो उसमें दोहरा जीन विनिमय, बहु जीन विनिमय भी संभव है, ठीक है। क्या संभव है, बहु जीन विनिमय। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, और
पिंक वाले को मैंने ऐसे लेके ऐसे जोड़ दिया। अब देखो ये यहां से लेकर के वहां तक में देख लो, एकल वाला और दोहरा वाला शामिल कर दो, एक एक्स, दूसरा एक्स, तीसरा एक्स, चौथा एक्स, तो ये कौन सा हो गया आपके पास में? बहुजीन विनिमय हो गया। कैसा हो गया आपके पास में? कंप्लीट बहुजीन विनिमय। क्या समझे कि गुणसूत्र की लंबाई जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा वहां पे? जीन विनिमय होगा। गुणसूत्र की लंबाई बढ़ती है तो जीन दूर दूर स्थित होते हैं, तो पुनर्योगज होकर नया लक्षण आने की संभावना अत्यधिक रहती है। आगे बात समझ में? यहां पे ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो ये एक कियाज्मा, दूसरा, तीसरा, चौथा कियाज्मा, सिर्फ एक ही गुणसूत्र पर लेके बताया, ग्रीन और पिंक वाले पे। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या होते हैं? 3 प्रकार के क्रॉसिंग ओवर होते हैं, एकल जीन विनिमय, दोहरा जीन विनिमय और कौन सा? बहुजीन विनिमय। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो जीन विनिमय है उसके मुख्य लक्षण क्या रहते हैं, ठीक है। तो अपन लक्षण की भी बातचीत करना चाहेंगे यहां पे। तो यहां पे देखिएगा, जीन विनिमय के मुख्य लक्षण, ठीक है। जीन विनिमय के मुख्य लक्षण की मेरे को बातचीत करने का है। जीन विनिमय का पहला लक्षण मेरे पास में क्या रहेगा? जीन विनिमय का पहला लक्षण रहेगा, यह क्रिया अर्धसूत्री विभाजन के दौरान तथा युग्मक जनन के पैकाइटिन अवस्था में होती है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यह क्रिया कब होती है? यह क्रिया अर्धसूत्री विभाजन के दौरान या अथवा कह दो अथवा युग्मक जनन के समय पैकाइटिन अवस्था में होती है। किसमें होती है? पैकाइटिन अवस्था के अंदर होती है। ये पहला पॉइंट आ गया। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड पॉइंट? सेकंड जो आपके पास में रहेगा वो होता है, यह क्रिया हमेशा असंजात क्रोमेटिड के मध्य होती है। ये तो मैंने बताया ही आपको, यह क्रिया असंजात क्रोमेटिड्स के मध्य होती है, ठीक है। इस क्रिया में क्या होता है? असंजात क्रोमेटिड के मध्य क्या होता है? जीन का स्थानांतरण होता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? जीन विनिमय कहते हैं। एक बार में गुणसूत्र युग्म में कितने बिंदु पर जीन विनिमय होता है? कहां कितने बिंदुओं पर जीन विनिमय होगा? यह गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करता है। कितने बिंदुओं पर जीन विनिमय होता है, ये गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। जितना ज्यादा गुणसूत्र लंबा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? वहां पे जीन का विनिमय होगा। यह चीज आपको याद रखना, जितना ज्यादा गुणसूत्र लंबा होगा उतनी ज्यादा जीन विनिमय की प्रतिशतता बढ़ती जाएगी। यहां पे मैंने आपके पास में जीन विनिमय का टॉपिक फिनिश किया है और सहलगनता भी मैंने आपके पास में समाप्त कर दी थी बेटा। सहलगनता भी अपन लोगों ने पढ़ ली है पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है। और यहां पे जीन विनिमय के बारे में भी अपन लोगों ने भरपूर जानकारी ले ली। अब हमारे पास में चैप्टर का नाम है कि गुणसूत्रीय विकृतियां। अब हम लोग उन विकृतियों की बातचीत करना स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। कि भाई विकृतियां यानी डिसऑर्डर्स, बीमारियां कौन कौन सी होती है गुणसूत्र की वजह से, उसके बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। जीन विनिमय पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद नहीं, मेरे को विश्वास है। अब मैं आपके पास में जो बता रहा हूं वो है मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। क्या बता रहा हूं? मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। मेरा टॉपिक जो है पहले मेरे पास में आ रहा है, मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां, डिसऑर्डर्स की बात कर रहा हूं मैं। विकृतियों को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गुणसूत्र जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अलिंग गुणसूत्र, कौन सा आ जाएगा? अलिंग गुणसूत्र। एक होता है आपके पास में कौन सा? लिंग गुणसूत्र।
ठीक है। अलिंग गुणसूत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोसोम, ठीक है। और इसको तो आपको पता ही है क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अलिंग गुणसूत्र यानी ऑटोसोम क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 में से 44 गुणसूत्र होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, और शेष बचे हुए 2 गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं, अलिंग गुणसूत्र अन्य लक्षणों का निर्धारण करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो मानव के अंदर क्या चीज आ रही है आपके पास में, मानव में आपके पास में जो चीज आ रही है वो देखिए, मानव में नर के अंदर जो रहेगा वो आपके पास में रहेगा 44 प्लस XY, मतलब 44 आपके पास में क्या है, वहां पे अलिंग गुणसूत्र है। और मादा के अंदर क्या रहेगा आपके पास में 44 प्लस XX, ये आपके पास में क्या है, XX आपके पास में लिंग गुणसूत्र है इसके अंदर। नर में क्या है XY, बाकी 44 क्या होते हैं, अलिंग गुणसूत्र होते हैं। जानकारी देना जरूरी था ताकि आपको अब पता लगेगी, क्योंकि विकृतियां पढ़ने जा रहे हैं इस वजह से। अब मानव में गुणसूत्र विकृतियां भी आपके पास में क्या होती है, 2 प्रकार से रह सकती है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक तो होती है भाई ऑटोसोम से रिलेटेड, क्या होती है, ऑटोसोम संबंधी। भाई एक तो गुणसूत्रीय विकृतियों की बात कर रहे हैं अपन लोग, तो 2 हो जाएगी, ऑटोसोम गुणसूत्रीय विकृतियां, मतलब इसमें ऑटोसोम गुणसूत्र के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और दूसरी होती है आपके पास में कौन सी, लिंग सहलग्न, ठीक है ना, लिंग सहलग्न विकृतियां, ठीक है। लिंग सहलग्न विकृतियां, ऑटोसोम गुणसूत्रीय विकृतियां। तो यहां पे हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि गुणसूत्र की संख्या में यदि परिवर्तन आ जाए, जैसे अगर ये 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल, कितने होते हैं मानव के अंदर, 46 है। अगर ये 46 से 47 हो जाए, 48, 49, 50 हो जाए, या 45, 44 हो जाए, तो अगर गुणसूत्र की संख्या के अंदर असामान्यता आती है तो ये विकृतियां प्रकट होती है। यदि गुणसूत्रों की संख्या समान रूप से बनी रहती है, यानी 46 है तो 46 बनी रहती है, तो ये विकृतियां नहीं प्रकट होती है, ठीक है। ये चीज को आपको यहां पे दिमाग में रखना ही होगा। अब मैं आपके पास में जो बता रहा हूं वो अच्छी तरीके से देखिए। यहां पे आपके पास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब सबसे पहले ऑटोसोम गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑटोसोम गुणसूत्रीय विकृतियां, अलिंग संलग्न, ठीक है, या ऑटोसोम्स गुणसूत्रीय विकृतियां, ठीक है। ऑटोसोम्स गुणसूत्रीय विकृतियां मतलब इसमें अलिंग गुणसूत्र प्रभावित होगा। इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो बीमारी आ रही है उसका नाम है आपके पास में डाउन सिंड्रोम। क्या आ रहा है, डाउन सिंड्रोम के नाम की बीमारी आ रही है आपके पास में। डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करनी है आपको। डाउन सिंड्रोम जिसकी बात कर रहा हूं, सबसे पहले ये होता कैसे है। 21वें गुणसूत्र की एक एक्स्ट्रा कॉपी आने के कारण यह बीमारी होती है। कौन सा, 21वें गुणसूत्र की एक एक्स्ट्रा कॉपी आने के कारण यह बीमारी होती है। कौन सा आ जाएगा, 21वें गुणसूत्र की 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति मतलब क्या होता है, कॉपी, एक अतिरिक्त कॉपी, 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी आने से यह विकार होता है। समझे क्या, 21वें गुणसूत्र की कॉपी आ जाएगी तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी, 47। कैसे हो जाएगी, अगर आप 1 से लेकर के 46 तक गिनती लिखनी है आपको और 21 संख्या 2 बार लिखनी है आपको। कितनी संख्या, 21 नंबर 2 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 20 21 21 2 बार, फिर वापस 22 23 24 25 ऐसे 46 तक लिखना है। तो टोटल आपको पता है कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 47। तो जब गुणसूत्र के अंदर एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो जाए तो इस बात को, इस कंडीशन को ट्राइसोमी कहते हैं।
चाहे वह अधिकता, गुणसूत्र की अधिकता लिंग गुणसूत्र में हो चाहे अलिंग गुणसूत्र में हो, लेकिन यदि एक गुणसूत्र बढ़ता है तो वहां पे क्या होता है, आपके पास में क्या चीज आ जाएगी, ट्राइसोमी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, ट्राइसोमी। तो यहां पे देखिएगा क्या चीज है आपके पास में, चीज यहां पे ये आ रही है, जो मेन चीज आपको मैं बता रहा हूं वो देखिएगा, यदि गुणसूत्र की संख्या में एक गुणसूत्र की अधिकता होती है तो इस स्थिति को एकादि सूत्रता या ट्राइसोमी, इसको ऐसे लिखते हैं 2n+1 कहते हैं। ये ट्राइसोमी या एकादि सूत्रता बच्चों, चाहे वो लिंग गुणसूत्र में हो चाहे अलिंग गुणसूत्र में, किसी में भी हो सकता है 2n+1। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रही है, ट्राइसोमी हो रही है, क्योंकि टोटल गुणसूत्र कितने बन जाएंगे, 47 हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, याद रखना यह विकार होता है, अर्थात 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, 2n+1 से क्या मतलब है, 2n+1 से ये होता है हमारी शरीर के अंदर कितने 46, कोशिका के अंदर कितने हैं 46 गुणसूत्र है, 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़े। तो इसको ऐसे लिखा जाता है 2 × 23, ऐसे लिखते हैं इसको, 2 × 23 + 1 = 47, ऐसे होता है। ठीक है ना, ये चीज होती है, इस वजह से अपन 2n+1 लिखे हैं यहां पे इसको। अरे यार ये भी मिट गया यार। ठीक है, तो ये आपके पास में आएगा, समझ गए। अब अगर आपको इसका फिनोटाइप पूछ ले या जीनोटाइप पूछ ले आपको कि डाउन सिंड्रोम का जीनोटाइप से तात्पर्य नर के अंदर और मादा के अंदर अलग अलग होगा, क्योंकि लिंग गुणसूत्र तो प्रभावित हो ही नहीं रहा है, तो अलिंग गुणसूत्र प्रभावित हो रहा है। तो नर में और मादा में टोटल कितना गुणसूत्र रहेगा वो देखिएगा, नर और मादा के अंदर 45 + XY, ये किसके अंदर रहेगा आपके पास में, नर के अंदर रहेगा। और इसमें कितना आएगा 45 + XX, ये किसके अंदर रहेगा, मादा के अंदर रहेगा। अगर आपको जीनोटाइप पूछता है डाउन सिंड्रोम का, तो आपको ये लिखना होगा 45 + XY एंड 45 + XX। समझना इस चीज को, इसमें 45 गुणसूत्र जो है वो अलिंग है। सामान्यतः कितने होते हैं, 44 होते हैं, एक बढ़ गया क्योंकि 21वें नंबर की कॉपी आ गई है इसलिए। और मादा में कितना हो गया आपके पास में 45 + XX, यहां पे भी अलिंग गुणसूत्र बढ़ गया, लेकिन लिंग गुणसूत्र पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम के अंदर। इसके बाद में आपको बता देता हूं कि प्रति 600 बच्चों पर ये एक बच्चा, अनुपात कितना होता है आपके पास में डाउन सिंड्रोम का, कि 600:1, मतलब 600 बच्चों पे एक बच्चा ऐसा डाउन सिंड्रोम का निकल सकता है। ज्यादातर उन महिलाओं के बच्चों में डाउन सिंड्रोम होता है जो प्रेगनेंसी को डिले करती है। डिले का मतलब 40 वर्ष या 38 वर्ष के बाद में जो लेडी प्रेग्नेंट हो रही है, उनमें उनके बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, गुणसूत्रीय विकृतियां आने की संभावनाएं बढ़ती है। यह बात आप यहां पे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं यहां पे कि अगर मैं इसके अंदर नॉर्मली बात करता हूं, तो यहां पे आपके पास में क्या चीज होती है, ये एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा कहां से आता है, काश के एक्स्ट्रा कहां से आया, अंडे में आता है या शुक्राणु के अंदर आता है। तो अंडे के अंदर क्या होता है, त्रुटिवंश तरीके से, जैसे अंडा है, मान लीजिए यहां पे एग है, मादा के अंदर अंडा है, तो यहां पे 23 गुणसूत्र है, इसके अंदर कितने हैं 23। और ये नर का स्पर्म है जिसके अंदर भी कितने हैं 23 गुणसूत्र है। जब ये दोनों मिलेंगे तो 46 गुणसूत्र का युग्मनज बन जाएगा। लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होता है, अंड जनन का वीडियो देख लीजिएगा मेरा, जब सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होता है उस समय पे इसके अंदर एक अलिंग गुणसूत्र की एक एक्स्ट्रा कॉपी त्रुटिवंश तरीके से, त्रुटिवंश मतलब ऐसे डिफेक्टिव तरीके से, त्रुटि है वो आ जाती है। तो अलिंग गुणसूत्र कितने हो गए इसके अंदर 24 हो जाए, मतलब अलिंग गुणसूत्र कितने हो जाएंगे इसके अंदर 22 हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे
और लिंग गुणसूत्र एक जोड़ा तो रहता ही है। तो कहने का मतलब है फिर दोनों कंबाइन होंगे तो कितने बन जाएंगे आपके पास में 47 गुणसूत्र बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं? 47 गुणसूत्र बन जाते हैं। याद रखिएगा ये जन्मजात बीमारी है, ठीक है ना, याद रखना जन्मजात बीमारी जन्म के बाद में नहीं हो रही है, ये आपके पास में कैसी है? जन्मजात बीमारी है। और जन्म होने के उपरांत, जन्म होने के समय ही ये बच्चे शारीरिक विकृति वाले होते हैं। देखिएगा लक्षण क्या क्या रहेंगे इस बीमारी के, वो हम देख लेते हैं, उसके तदोपरांत अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्या लक्षण रहेगा इसके अंदर? एक तो शारीरिक विकृतियां तो रहेगी, इनके लक्षण क्या क्या होते हैं शारीरिक विकृतियों में? ठीक है, कपाल चौड़ा, कपाल मतलब खोपड़ी, ठीक है, कपाल क्या रहेगा? चौड़ा रहेगा आपका इसमें, इसका जो होता है ना ये लाइक ये खोपड़ा, ये थोड़ा क्या रहेगा? ब्रॉड रहेगा, चौड़ा रहेगा, कपाल चौड़ा, गर्दन छोटी, गर्दन क्या होगी? छोटी, हाथ चपटे, क्या होता है? हाथ चपटे, गर्दन छोटी, हाथ चपटे, ठीक है, मुंह हमेशा खुला हुआ, क्या आ जाएगा? मुंह हमेशा खुला हुआ, निचला होंठ लटका हुआ, निचला होंठ लटका हुआ, ठीक है, क्या हो जाएगा? निचला होंठ क्या हो जाएगा? लटका हुआ, जीभ भी बाहर निकली हुई, ठीक है, और बुद्धि अल्प विकसित, जीभ बाहर निकली हुई, और क्या जाएगा आपके पास में? बुद्धि क्या है? अल्प विकसित रहेगी, बुद्धि अल्प विकसित, ठीक है, क्या आ जाएगी? बुद्धि क्या रहेगी? अल्प विकसित। हाथ की रेखाएं भी क्या होती है? ज्यादा हो जाती है इसके अंदर। ये कुछ लक्षण हैं जो आपको यहां पे दिमाग में रखने होंगे। किससे रिलेटेड है? डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड है, ठीक है, किससे रिलेटेड है? डाउन सिंड्रोम। एक साइंटिस्ट था लैंगडन डाउन ने 1866 में पता लगाया था इसके बारे में। साइंटिस्ट का नाम क्या था? लैंगडर डाउन। लैंगडर डाउन ने 1866 के अंदर पता लगाया था आपके पास में किसका? डाउन सिंड्रोम के बारे में। समझे बेटा? अब आपके पास में आता है एडवर्ड सिंड्रोम। क्या आता है सेकंड नंबर पे? एडवर्ड सिंड्रोम। इनके बारे में अब ज्यादा जानकारी नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, इसलिए मैं सिर्फ क्रोमोसोम नंबर बता के छोड़ रहा हूं। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर आपके पास में क्या चीज रहेगी? एडवर्ड सिंड्रोम में आपके पास में सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम याद रखना कौन सा इन्वॉल्व होगा? 18वां क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा, ठीक है। 18वां जो जोड़ा होता है उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है। कौन सा? 18वें जोड़े में। 18वां जोड़ा मतलब 18 नंबर वाला, ठीक है। तो अगर आपके पास में याद रखना, या तो सिंपल याद रख लो 18वें जोड़े में एक अतिरिक्त जुड़ गया, यानी कि 18वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के जुड़ने से यह सिंड्रोम होता है। क्या होता है? यह सिंड्रोम होता है। किसके जुड़ने से? 18वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ने से सिंड्रोम होता है। मतलब यहां पे भी आपका इसमें ट्राइसोमी होगी। क्या होगी? ट्राइसोमी, 2n+1, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम, वही बुद्धि मानसिक रूप से अल्प विकसित वगैरह वो सब सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो कोई भी मतलब नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना बच्चे। तो ये बात याद रखना। एक बीमारी और होती है 3 नंबर पे, जिसको नॉर्मली लिया जाता है ऐसे ही, विविध संरचनात्मक असामान्यताएं। विविध संरचनात्मक असामान्यताएं, ठीक है। विविध संरचनात्मक असामान्यताओं की को बात करने का है यहाँ पे। बहुत छोटा सा पॉइंट है इसके अंदर आपके पास में कि गुणसूत्र के अंश में अगर कोई विलोपन हो जाए तो यहां पे चीज होती है, मतलब कोई अंश मतलब छोटा टुकड़े में। जैसे अगर मान लीजिए ये मेरे पास में गुणसूत्र है इस प्रकार से, ठीक है, और इसका कोई अंश है इसमें विलोपित हो गया, यानी कि ये हट गया, इतना सा पार्ट हट गया, तो इस पार्ट पे उपस्थित जीन भी क्या हो जाएंगे? हट जाते हैं। तो उससे क्या होगा? विकार उत्पन्न होता है। इसको समझने के लिए ऐसे भी देख लीजिए। मान लीजिए एक गुणसूत्र ABCDEFGH, ये क्या आपके पास में गुणसूत्र है। अब इस गुणसूत्र में
मान लीजिए ये हिस्सा जो है वो विलोपित हो गया है, तो यहां पे जो जीन थे वो हट गए, चले गए, तो यहां पे क्या रहा, ए डी ई एफ जी एच, ये रहेगा आपका ए डी ई एफ जी एच। समझे मेरी बात को या नहीं समझे? तो ये बात आप थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा। तो गुणसूत्र के अंश विशेष के विलोपन से ये उत्पन्न होता है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। तो इसमें अपन बात करते हैं क्या आ जाएगा, गुणसूत्र के अंश विशेष के विलोपन से उत्पन्न होता है, ठीक है, अंश विशेष के विलोपन से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। यानी कि अपन ये बात कर रहे हैं इसके अंदर, इसके वजह से एक बीमारी होती है, जैसे अपन बात कर रहे हैं क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। यहां पे आपके पास में जो क्राई-डू-चैट सिंड्रोम है, इसमें जो 45वां गुणसूत्र है उसका 5वां अंश मतलब टुकड़ा उसके डिलीट होने से या विलोपित होने से ये बीमारी होती है क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। बच्चा जो होता है बिल्ली की भांति रोता भी है इसके अंदर, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। तो ये अपने पास में जो विकार था वो कौन सा था, विविध संरचनात्मक असामान्यता है। तो वीडियो के इस भाग में मैंने आपको लिंकेज कंप्लीट करा दिया, मतलब संलग्नता पूरी हो गई यहाँ पे। उसके बाद में मैंने आपको जीन विनिमय भी बता दिया है, फिर मैंने आपको विकृतियां स्टार्ट करवाई है जिसमें मैंने आपको ऑटोसोम्स गुणसूत्रीय विकृतियां पढ़ा दी है। अब मैं अगले वीडियो में लिंग गुणसूत्रीय विकृतियों की बातचीत करूंगा और भी अपन जीन के ऊपर आधारित भी बीमारियों के बारे में बातचीत करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।